नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम एस अकेडमी में। इतिहास की सीरीज में आज हम प्रायद्वीपीय भारत में जो कृषि व्यवस्था का विकास हुआ है उसको समझेंगे और उसके कारण जो समाज में परिवर्तन हुए, चाहे वो आर्थिक रूप से, चाहे वो सामाजिक रूप से और चाहे राजनीतिक रूप से, उन सारे परिवर्तनों को हम देखेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आइए जानते हैं प्रायद्वीपीय भारत में कृषि व्यवस्था का विकास और उसका प्रभाव। जब हम कृषि बस्तियों को देखते हैं तो हमको एक चीज मिलती है कि ज्यादातर कृषि बस्तियां जल स्रोतों के निकट हैं, क्योंकि जो वाटर सप्लाई है वह बहुत जरूरी होती है कृषि के लिए और नियमित रूप से वर्षा होना यह तय नहीं होता है। तो जो पानी की जरूरत होती है कृषि को, उसके लिए जब हम प्रारंभिक स्तर पर देखते हैं तो दक्षिण भारत में हमको यह जल स्रोतों के निकट दिखता है। उत्तर भारत में जैसे आप नदियां देखेंगे तो उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो ज्यादातर आपको मिलेंगी हिमालयी या हिम नदियां आपको ज्यादा मिलेंगी, जिनमें साल भर क्या रहता है, पानी रहता है। वहीं जब आप जाएंगे दक्षिण भारत में तो जो दक्षिण भारत की नदियां हैं उनमें साल भर पानी नहीं रहता है, क्योंकि वो ज्यादातर डिपेंडेंट है वर्षा के जल पे। इसीलिए जो दक्षिण भारत में कृषि व्यवस्था होगी वह अपने प्रारंभिक स्तर पर ऐसे स्रोतों के निकट टिकेगी जहां जल हो। तो इस तरह से कृषि बस्तियां वहां स्टार्ट होती हैं। उनमें हम देखें अगर कृषि बस्तियों में, तो अब क्या होगा, जो खाना बदोश जीवन था वह अब समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखेंगे पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम जो लोग होंगे वह अब खाना बदोश जीवन को छोड़ देंगे। खाना बदोश जीवन मतलब घूम घूम कर जीवन यापन करना और मुख्यतः पशु शिकार पर जीवित रहना। और उसके साथ कृषि के भी कुछ साक्ष्य देखते हैं इनके साथ, लेकिन वह भी एक अस्थायी व्यवस्था के तहत स्थापित नहीं था। तो शिकार, संग्रह, मछली पकड़ना, ये सब काम भी जारी रहेंगे, भले ही यह खानाबदोश जीवन को छोड़ेंगे और अस्थायी व्यवस्था में आएंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि शिकार, संग्रह और मछली पकड़ना ये भी एक बेसिक स्तर पर जारी रहेगा, लेकिन जो प्रमुख प्रभाव रहेगा समाज में वह होगा कृषि व्यवस्था का। जब हम दक्षिण भारत में कृषि व्यवस्था के विकास को देखते हैं तो यह हमको 3 चरणों में दिखती है। इसका जो पहला चरण है उसमें हम देखते हैं कि कृषि जो है वो पुरानी तकनीक से पहले हो रही थी और उसके साथ साथ जो ढलान क्षेत्र है वहां तक ये हमको सीमित दिखती है। मतलब पहले स्टेज पर तो पुरानी विधि से की जाने वाली खेतियां हैं और मुख्यतः पहाड़ी ढलानों तक हमको ये सीमित दिखती है। जब आता है आपका सेकंड स्टेज, तो यहाँ पर कृषि नदी घाटियों में प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि तो इस समय तक लोहे की खोज हो चुकी होती है और लोहे के हथियार हमको मिलने लगते हैं। इनका उपयोग कृषि व्यवस्था में किया जाता है, जिससे हमको नदी घाटियों में कृषि व्यवस्था का विकास दिखता है। फिर आता है आपका तीसरा चरण, और इस चरण में जो गैर कृषक समूह है वह भी कृषक समाज का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे जो आपके ब्राह्मण है, जो आपके बौद्ध है, इन सबको भूमि आवंटित की जाती है। हमने देखा था सातवाहन साम्राज्य, तो सातवाहन साम्राज्य क्या करता था, भू अनुदान दे रहा था और इस भू अनुदान में उनको कर मुक्त और प्रशासन मुक्त दोनों तरह से मुक्त भूमि दे रहा था। अब जो ये भूमि होगी इसका उपयोग ये लोग किस रूप में करेंगे, मतलब जो ब्राह्मण है या बौद्ध संघ के लोग हैं, यह लोग भी इसको कृषि के लिए उपयोग करेंगे। भले ही वह कृषि किसी अन्य से करवाएं, लेकिन उपयोग इसका वो भी कृषि के लिए करेंगे। इस तरह से जो गैर कृषक समूह हैं उनके पास भी कृषि की जमीनें आती हैं और वह भी कृषि व्यवस्था में संलिप्त होते हैं। अगर हम ये समझना चाहे कि दक्षिण भारत में जो कृषि व्यवस्था का विकास हुआ है उसके विषय में हमको ये सारी जानकारियां मिलती कैसे है, तो हम 2 तरह के स्रोत देखते हैं। एक हो गया आपका साहित्यिक स्रोत, जिसमें हमको संगम साहित्य के ग्रंथ मिलते हैं, और जो रोमन व्यापारी थे या ग्रीक और रोमन नाविक थे वो सब अपने विवरण देते हैं। उसके अलावा जो भूगोल की पुस्तकें हैं या तो भूगोल शास्त्रियों के विवरण है वह भी हमको इसके बारे में बताती है। दूसरा स्रोत जिसमें हम देखेंगे जो महापाषाण कालीन खबरें हैं, जो तमिल ब्राह्मी शिलालेखों के साक्ष्य हैं और जो सिक्कों के भंडार हमको मिलते हैं स्पेशली रोम के, उन सब से हम दक्षिण भारत के समाज को समझ पाते हैं। अब हम देख लेते हैं ये संगम साहित्य क्या है। तो संगम साहित्य में हम देखते हैं यह सबसे पहली बार 2 शताब्दी सीई कॉमन एरा, मतलब केडीबी इसको आप कह सकते हैं। तो सर्वप्रथम 2 शताब्दी सीई में इसका विकास होता है। हालांकि हम देखते हैं कि इनका संग्रहण और वर्गीकरण 8 तमिल गद्य संग्रहों या एटुटोकाई, एक शब्द आप ध्यान रखिए, एटुटोकाई, इसमें किया गया 12वीं शताब्दी के आसपास। देखिए जो आपके संगम ग्रंथ है उन संगम ग्रंथों का संग्रहण किया गया और एक नई पुस्तक में आप कह सकते हैं उनको संग्रहित किया गया, जिसे कहते हैं एटुटोकाई। और यह काम कब तक किया गया, 12वीं शताब्दी के आसपास तक। हालांकि शुरुआत कब हुई है संगम साहित्य की, तो हमको मिलता है वो 2nd सेंचुरी में, या हम कह सकते हैं 2nd सी में। इन संगम साहित्यों में जो समाज के विभिन्न वर्ग के लोग हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं,
उन सब के विषय में लिखा गया है और यह दर्शाया गया है कि पुरुष और स्त्री दोनों कवि के रूप में शामिल हैं इन संगम साहित्यों में। मतलब संगम साहित्यों की रचना पुरुष और स्त्री दोनों लोगों ने की है। रचनाओं के लिए इनको सम्मानित भी किया गया है। हम कविताओं की रचना 3 संगमों के दौरान देखते हैं। 3 संगम कुल मिलाकर होते हैं। जैसे उत्तर भारत में बहुत संगतियां हो रही थी, जिसमें हम 4 देख रहे थे, उसी तरह से दक्षिण भारत में भी 3 संगम होंगे। इन तीनों संगमों को जो आश्रय देगा या संरक्षण देगा वह कौन सा होगा? पांड्य साम्राज्य या पांड्यन शासक। तो पांड्यन शासक के संरक्षण में ये तीनों संगम संपन्न होते हैं। इनके नाम अगर हम देखें तो तीनों संगम है। तो पहले संगम को कहेंगे तलाई संगम, मतलब जो प्रारंभिक संगम है। दूसरा संगम इड़ाई संगम, जिसे कहेंगे माध्यमिक संगम। और तीसरा संगम होगा कड़ाई संगम। तलाई संगम, इड़ाई संगम और कड़ाई संगम, यह 3 संगम हम देख पाते हैं। जो तलाई संगम है और जो आपका इड़ाई संगम है, हम क्या देखते हैं कि जो इनकी रचनाएं हैं वह हो चुकी हैं, मतलब हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए जो कड़ाई संगम के ही विवरण है वह हमको मिलते हैं कहाँ पर? एटोटोकाई में। मतलब जो एटोटोकाई नामक ग्रंथ है जिसकी रचना 12वीं शताब्दी तक की गई, उसमें हम देखते हैं कि इसी संगम के पाठ है। देखिए 12वीं शताब्दी वाला भी आप ध्यान रखिए, शुरुआत हो जाती है सेकेंड सी से ही। इस तरह से आप देखेंगे महाभारत, जिसके कुछ भागों को बाद में जोड़ा गया, उसी तरह से जो संगम साहित्य की रचनाएं हैं इनका भी संकलन किया गया है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि संगम साहित्य में जो चीजें दी गई हैं वो कौन सी हैं, अर्थात संगम साहित्य के तथ्य कौन से हैं। तो हम इनमें देखते हैं कि हमको एक लंबे कालक्रम का विवरण मिलता है जो लगभग 500 या 600 सालों का है। तो हम दक्षिण भारत के इतिहास में लगभग 500-600 सालों का एक विवरण देखते हैं इन संगम साहित्यों में। इन संगम साहित्य के ग्रंथों में इनका एक आंतरिक कालक्रम भी हमको दिखता है, क्योंकि ये बात करते हैं कबीलाई संगठनों से लेके साम्राज्यों की स्थापना तक। तो एक कालक्रम दिखता है कि किस तरह से कबीलाई व्यवस्था स्थापित हुई और उसके बाद परिवर्तित हुई वह कबीलाई व्यवस्था साम्राज्यों के रूप में परिवर्तित हो गई। हम कैसे देखते हैं कि जो यह ग्रंथ है वह हमको 2 अलग अलग सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाओं के विषय में बताता है। तो पहली व्यवस्था है जो है आपकी आदिवासी शरण, जिसमें हम मुल्ले क्षेत्र को देखते हैं और कुरिंजी क्षेत्र को देखते हैं। तो मुल्ले क्षेत्र और कुरिंजी क्षेत्र क्या है? जो चारागाह क्षेत्र है उसे कहेंगे मुल्ले क्षेत्र, और जो कुरिंजी क्षेत्र है उसे कहेंगे पहाड़ी क्षेत्र। इस विषय पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो इसी अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। तो जो पहले चरण के लोग हैं जिनमें हम आदिवासी मुख्यतः देखते हैं वह मुल्ले क्षेत्र और कुरिंजी क्षेत्र में हमको ज्यादा देखते हैं। तो इसका दूसरा चरण है, मतलब इस ग्रंथ में जो दूसरे चरण की बात की गई है इनमें बात की जाएगी सबसे ज्यादा मरुतम क्षेत्र की और नेतल क्षेत्र की। तो मरुतल क्षेत्र सबसे प्रभावी रूप में हमको दिखेगा, जो कि है जाऊ कृषि मैदान का क्षेत्र, और जो दूसरा क्षेत्र है नेतल क्षेत्र जो समुद्री तट का क्षेत्र है, यह हमको व्यापारिक केंद्र के रूप में ज्यादा दिखेगा। बाद में जो आपका नेतल भूमि है इस पर कंट्रोल हो जाएगा किसका? मरुतल शासकों का, और उसके माध्यम से समुद्र तटीय व्यवस्था पर या बंदरगाहों पर मरुतम शासकों का नियंत्रण होगा, और इन्हीं सब के माध्यम से प्रारंभ होगा शहरीकरण। इन सब का वर्णन इस संगम साहित्य में मिलता है हमको। जो कृषि संबंधी गतिविधियां हैं उनके विषय में सबसे डिटेल में इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। जैसे जो द्वितीयक उत्पादन है वह किस प्रकार से हो रहा है, उसकी कौन सी विधियां अपनाई जा रही है। जैसे जो गन्ने से चीनी बनाने की विधि है, इसका एक विस्तृत वर्णन हमको इस संगम साहित्य में मिलता है। इसके अलावा जो प्रथम स्तर की कृषि है या जो प्रथम उत्पादन है वह हमको मिलता है, और उनके विषय में काफी डिटेल में चर्चाएं की गई है। जैसे गन्ने की खेती, रागी की खेती, खेती की कटाई कैसे हो, अनाज को सुखाया कैसे जाए। तो ये सारे जो प्राथमिक कार्य हैं उनसे संबंधित गतिविधियों का वर्णन हमको मिलता है। सेकेंड लेवल पर आती है आपकी जो ग्रीक और रोमन रचनाएं हैं, जैसे जो नेचुरल हिस्ट्री है उससे हमको इस समाज के विषय में जानकारी मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी और कामली की जो जियोग्राफी है, तो इन सब से हमको दक्षिण भारत का इतिहास पता लगता है। जो एप्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री है और जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी है, यह हमको निर्यात व्यवस्था के विषय में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं। दक्षिण भारत निर्यात से हमको इन तीनों क्षेत्रों से इनमें इनको बांटा गया है, उनसे किस तरह के निर्यात होते हैं उनके उत्पादों के विषय में पता लगता है। जैसे जो सुगंधित वस्तुएं हैं उनका निर्यात हो रहा है, काली मिर्च, अदरक, इलायची, लौंग, मसाले, ये सब कुछ निर्यात हो रहे हैं कहाँ से? दक्षिण भारत से। उसके अलावा जंगली जीव, जानवरों की खाल, हाथी दांत, सागौन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, इसके अलावा जो सूती कपड़े हैं, महंगे पत्थर हैं, मोती हैं, जवाहरात हैं, यह सब कुछ ट्रांसफर हो रहे थे कहाँ? रोम के क्षेत्र में। और रोम का सोना आ रहा था कहाँ? भारत के क्षेत्र में।
तो इस तरह से व्यापार के माध्यम से सभ्यताओं का आदान प्रदान हो रहा था और हम इसी के थ्रू जो व्यवस्था है दक्षिण भारत में उसके विषय में भी जानते हैं, क्योंकि जो आपके ये व्यापारी आएंगे ये दक्षिण भारत के समाज के विषय में भी काफी कुछ लिखेंगे। और इसी तरह जो बड़ी रचनाएं हैं जैसे पीपल्स ऑफ द एलिथियन सी, टॉमली की जियोग्राफी, नेचुरल हिस्ट्री, इन सब से हमको और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है और हम समझ पाते हैं कि दक्षिण भारत का इतिहास किस तरह से विकसित होता है। जो सिक्कों के भंडार मिलते हैं हमको, उनसे भी हम दक्षिण भारत के इतिहास को समझ पाते हैं, क्योंकि ये जो सिक्के हैं यह हमको तीनों क्षेत्रों में अधिक मिलेंगे, क्योंकि जो तीनों क्षेत्र है उनकी जो उत्पादित वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का व्यापार किया जा रहा था और व्यापार के बदले ये सोना या सिक्का दक्षिण भारत में आ रहा था। तो जिन तीनों क्षेत्रों में जिन वस्तुओं का उत्पाद होगा और उनकी डिमांड होगी रोमन क्षेत्र में, उन्हीं क्षेत्रों में हम देखेंगे कि यह सिक्के मिलेंगे हमको। तो व्यापार की वस्तुएं ये जा रही हैं रोमन क्षेत्र में और रोमन से सोना भारतीय क्षेत्र में आ रहा है। तो सिक्कों के भंडार मिलते हैं हमको, जिससे हम दक्षिण भारत के इतिहास के विषय में जान पाते हैं। इसमें हमको आहत सिक्के और रोमन सिक्के इनके ढेर मिलेंगे। आहत सिक्के मतलब जिन सिक्कों पर चिन्ह लगाया गया है, इनको कहेंगे पंचमार्क सिक्के भी। तो दो तरह के सिक्के, एक आपके पंचमार्क या आहत सिक्के और रोमन सिक्के, यह हमको मिलते हैं। तो तमिलनाडु का पोल्लाची है, करूल है, वेलालूर है, कलईमुतूर है, मदुरै है, कोयम्बटूर है, यशवंतपुरम है, पदुकोट्टई है, इन सारे क्षेत्रों में। केरल का ईयल, काट्यम, बालूवल्ली और पुथेनचिरा, इन सारे क्षेत्रों में हमको ऐसे सिक्के के ढेर मिलते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो आहत सिक्के हैं वह हमको मौर्य साम्राज्य के पहले के भी मिलते हैं। आप समझिए कि मौर्य साम्राज्य का क्षेत्र इन दक्षिण भारत के क्षेत्रों तक भी हमको दिखता है। ये हमने देखा था कि अशोक के काल में कितना विस्तृत साम्राज्य उसका बढ़ जाता है और यहाँ तक कि अशोक को श्रीलंका के क्षेत्रों में भी अपने प्रतिनिधि भेजता है। अशोक के विवरण हमको बताते हैं कि पांड्य, चोल और चेर राजाओं के साथ अशोक के संबंध थे, उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध अशोक ने स्थापित किए थे। तो आहत सिक्के हमको दिखते हैं मौर्य पूर्व काल के, मतलब मौर्य साम्राज्य से पहले के भी आहत सिक्के हमको मिलते हैं, मौर्य काल में भी मिलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे रोमन सिक्के, और जो हमको रोमन साम्राज्य के समय दिखते हैं। और भारत में ये सिक्के आएंगे विदेशी व्यापार के थ्रू। तो विदेशी व्यापार होगा और उससे रोमन सिक्के भारत में आएंगे। लेकिन रोमन सिक्कों के विषय में हम देखेंगे कि स्थानीय रूप से अधिक प्रचलित हमको नहीं मिलते हैं। मतलब जो लोकल ट्रेड है वह लोकल ट्रेड इन सिक्कों में नहीं होता है। ज्यादातर ट्रेड जो विदेशी है वह इन सिक्कों के माध्यम से किया जाता है। तो विदेशी ट्रेड ज्यादा किससे होंगे? रोमन सिक्कों से। और जो आहत सिक्के है उनसे ट्रेड होगा ज्यादा कहाँ? लोकल लेवल पे। तो ये सारी चीजें हमको बताती हैं कि उससे जो भारतीय समाज है या दक्षिण भारत का जो समाज है वह किस तरह से परिवर्तित हो रहा था, उनमें किस तरह की विकास की अवस्थाएं हैं। एक चीज हम और देखते हैं जो आपकी कृषि लोकगीत है। भले इनका टाइम फ्रेम ठीक से डिसाइड ना हो, लेकिन लोकगीतों के माध्यम से हम इस सामाजिक व्यवस्था के विषय में काफी कुछ जान पाते हैं। जैसे इन लोकगीतों में बहुत सारी ऐसी पद्धतियों का इस्तेमाल होगा या बहुत सारी ऐसी घटनाओं का इस्तेमाल किया जाएगा, इनके माध्यम से हम समझ पाते हैं कि समाज में किस तरह के परिवर्तन है। तो भले ही हम इनका समय निर्धारित ना कर पाए, लेकिन यह हमको दक्षिण भारत की कृषि पद्धतियों के विषय में काफी डिटेल से इंफॉर्मेशन देती है। इसके बाद जो आपका तीनों क्षेत्र है, इसकी चर्चा हमने बहुत डिटेल से की है। तो 5 तीनों क्षेत्र हमको मिलते हैं, जिनमें हमको कुरुंजी जो पहाड़ी क्षेत्र है, मुल्ले जो चारागाह क्षेत्र है, मरुदम जो उपजाऊ कृषि मैदान है, नेयदल जो समुद्री तट है और पाले जो शुष्क क्षेत्र है। ये 5 तरह के क्षेत्र हमको मिलते हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे मरुदल क्षेत्र या मारुदम क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है और वह कंट्रोल कर लेता है बाकी के अन्य क्षेत्रों में। इसके अलावा नेतल की भूमिका किस तरह से बनी रहती है, उन सारी चीजों को हम समझेंगे। ये जो 5 तीनों क्षेत्र हैं, इनमें हम देखेंगे इनकी मिट्टी के प्रकार अलग अलग है, इनमें जलवायु अलग अलग है, वर्षा अलग अलग है। इन सब के कारण जो इनकी आर्थिक गतिविधियां हैं उनमें हम परिवर्तन देखते हैं या उनमें हम डिफरेंस देखते हैं। इसके अलावा जो प्रत्येक तीनों क्षेत्र हैं इनके अपने कुल देवता होंगे, उनके विशिष्ट प्रकार के फूल और फल होंगे जिनको वो अपनी सभ्यता के केंद्र में रखेंगे। इसके अलावा जो प्रत्येक तीनों क्षेत्र है उसका नामकरण वहां पाए जाने वाले किसी विशिष्ट प्रकार के पौधे के आधार पर किया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं जो आपका कुरुंजी क्षेत्र है, कुरुंजी आपको ध्यान होगा चर्चाओं में था कि 12 साल में एक बार कुरुंजी के फूल आते हैं। तो जो कुरुंजी फूल है उसी के बेसिस पे कुरुंजी का नाम रखा गया है। तो इसी तरह जो तीनों क्षेत्र है उनका नाम किसी विशेष पौधे के नाम पर रखा गया है। लेकिन हम ये भी मानेंगे कि जो तीनों क्षेत्र है वह एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है। जैसे हम देखेंगे जब आपका पहाड़ी क्षेत्र और जो वन का क्षेत्र और उसके साथ हम देखेंगे जब चारागाह का क्षेत्र, उनमें हमको कोई एग्जैक्ट सेपरेशन जैसी लाइन नहीं दिखेगी। मतलब जो तीनों क्षेत्र है कुरुंजी, उसका कुछ भाग शामिल होगा मुल्ले क्षेत्र में भी। तो एक ऐसा एरिया भी होगा
जो कुरुंजी और मुले दोनों क्षेत्रों की सभ्यताओं को समेटे रखेगा। यही व्यवस्था हमको अन्य क्षेत्रों पर भी या अन्य तीनों क्षेत्रों पर भी लागू होती हुई दिखेगी। अब हम देख लेते हैं एक एक तीनों क्षेत्र को। तो जो आपका है कुरुंजी, यहाँ पर पट्टर, पारायार, पट्टेवर, कटम्पर और कुरवर ये सारी शिकारी जनजातियां रहती थी। क्योंकि कुरुंजी आपका है कैसा पहाड़ी क्षेत्र, तो यहाँ पे कृषि उत्पादन उतना अच्छा नहीं होगा, इसीलिए शिकार पर ये ज्यादा डिपेंडेंट हो गए। तो कुंवर औरतें हैं वह भविष्य का पूर्वानुमान और चिकित्सकीय ज्ञान इनके लिए विशेषता जानी जाती हैं। तो जनजातीय समूह है उनमें हम मात्र सत्तात्मक व्यवस्था का पालन हुआ देखते हैं। तो कुरुंजी प्रदेश कुछ इस तरह की विशेषताएं अपने साथ समेटे हुए हमको मिलता है। यह शिकार के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कृषि व्यवस्था भी हमको दिखती है कुछ स्थानों पर, और स्पेशली आपकी झूम खेती जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में ही संभव है, तो वह हमको मिलता है। कृषि में हल का उपयोग होता था और झूम खेती के साथ हमको अन्य खेती की व्यवस्थाएं भी दिखती हैं। तो मुख्यतः होगी खेती झूम व्यवस्था से, या झूम खेती मुख्यतः होगी। लेकिन उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे जोन होंगे जो अन्य तीन क्षेत्रों से ही कवर होंगे, तो उनमें हम देखेंगे कि जो अन्य कृषि पद्धतियां हैं वह भी अपनाई जाएंगी। तो इसीलिए जो कुरुंजी क्षेत्र है वहां पर झूम खेती ही एकमात्र विकल्प नहीं है, उसके अलावा खेती की अन्य पद्धतियां भी वहां अपनाई जाती हैं। यह पहाड़ी क्षेत्रों पर कृषि करते थे और फलियां, सेम, राई, शकरकंद, मूंगफली, कंद, गन्ना, मटर और एक खास किस्म के चावल को उगाते थे। इस चावल को जमाई के नाम से भी पुकारा जाता है, जो वन उत्पादन को मिलते थे, जैसे लकड़ी, बांस, मधु, इन सब का भी उपयोग ये लोग करते थे। और इनके संग्रहण की व्यवस्था भी हमको दिखती है। मधु निकालने का जो काम है और जो खेती का काम है, इनमें हम देखते हैं कि मेल और फीमेल मतलब स्त्री और पुरुष दोनों यह काम करते थे। तो श्रम व्यवस्था में हमको जो विभाजन मिलता है, उस विभाजन में हमको स्त्री और पुरुष दोनों ही दिखाई देते हैं। यहाँ का जो देवता है वह हमको मिलेगा कौन? मुर्गन, जो है शिव जी के पुत्र कार्तिकेय। तो जो शिव पुत्र कार्तिकेय है वह हमको मुर्गन या सेयोन के नाम से देवता के रूप में दिखते हैं इस कुरुंजी प्रदेश में, और यह युद्ध के देवता है। मुर्गन का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ अगर हम उसे देखें तो उसका अर्थ होता है लाल। इसका अति सुंदर नाम भी मिलता है। तो लाल या अति सुंदर ये किसका ट्रांसलेशन है? मुर्गन का शाब्दिक अर्थ। और हमको देवता मिलते हैं कौन? शिव पुत्र कार्तिकेय। तो युद्ध के देवता के रूप में कार्तिकेय की पूजा की जाती है मुर्गन स्वरूप में इन कुरुंजी क्षेत्रों में। और यह मान्यता है कि किसी तरह के संकट अगर इन क्षेत्रों में आते हैं तो उनकी रक्षा मुर्गन नामक देवता करेंगे। कुरुंजी जैसे मैंने बताया यह एक विशेष प्रकार की झाड़ी का नाम है, जिसके नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम रखा गया है, और यह 12 वर्षों में एक बार खिलती है। ये कुरुंजी के पेड़ है जो पहाड़ी क्षेत्रों में दिखते हैं, और यह इसका फूल है जो 12 सालों में एक बार निकलता है। अगला क्षेत्र देखिए हम आपका, जो कि है मुल्ले। तो मुल्ले यह चारावाह प्रधान क्षेत्र हमको मिलता है। इनमें जो मवेशी है वह भेड़ और बकरी पालते थे और अपने संसाधनों का उपयोग करते थे। क्योंकि चारावाह क्षेत्र में आपको क्या समस्या दिखेगी? यहाँ पर कृषि उत्पादन उतना बढ़िया नहीं होगा, लेकिन जो पशुपालन है वह काफी प्रभावित रूप से दिखेगा। कृषि करते थे लेकिन वह एक छोटे स्तर पर। कृषि व्यवस्था में हम देखेंगे कि झूम खेती ये लोग भी अपनाएंगे और चावल, दाल और राई इन सब का उत्पादन करेंगे। तो पशुचारण और दुग्ध उत्पादन यह सबसे प्रचलित गतिविधि है, लेकिन इसके साथ कृषि व्यवस्था भी अपनाते हैं। इनका जो प्रमुख देवता है उसे कहेंगे मायून, और ये जो मायून है यह कृष्ण से जोड़कर देखे जाते हैं। मतलब कृष्ण का ही एक रूप हमको मायून नामक देवता के रूप में मिलता है दक्षिण भारत के क्षेत्र में, और उसमें भी मुल्ले का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में हमको यह देवता दिखते हैं। इनका नाम एक पेड़ के नाम पर रखा गया है जो इनकी चारागाह व्यवस्था का प्रतीक है। तो मुल्ले नाम पेड़ के नाम पर रखा गया है। जो मान्यताएं हैं वह कहती है कि जो राजशाही व्यवस्था है उसका उद्भव हमको इन्हीं क्षेत्रों से मिलता है। मतलब जो मुल्ले क्षेत्र है उसको माना जाता है कहानियों के रूप में, लोक कथाओं के रूप में, मुल्ले क्षेत्र ही वह स्थान है जहां से राजशाही व्यवस्था का उद्भव हुआ। क्योंकि हम देखते हैं कि राजा के लिए तमिल शब्द कौन का प्रयोग किया जाता है, इसका अर्थ होता है मवेशी पालक, और रानी के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है आची, उसका अर्थ होता है स्त्री गड़ेरिया। तो दो शब्द आपको मिल गए, एक हो गया आपका कौन, दूसरा हो गया आपका आची। आची इस्तेमाल हो रहा है रानी के लिए, और आची का जो शाब्दिक अर्थ है वह मिलता है हमको स्त्री गड़ेरिया के रूप में। तो पशुपालन व्यवस्था को इसीलिए राजशाही व्यवस्था से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि राजा के लिए शब्द इस्तेमाल होता है कौन, और कौन का शाब्दिक अर्थ हो गया मवेशी पालक। अर्थात जो मवेशी पालक है वही राजा है। तो इसलिए ये माना जा रहा है
कि जो बुल्ले क्षेत्र है वहीं से राजशाही व्यवस्था का उद्भव हुआ है। अगला क्षेत्र हम देखेंगे जो आपका पाले क्षेत्र है। पाले क्षेत्र, यहाँ हमको माराबारो तथा कल्लरों की बसावट दिखती है। शुष्क प्रदेश में रहने वाले ये लोग हैं और इसीलिए लूटपाट की व्यवस्था को ये अपनाएंगे, क्योंकि इनके स्वयं के प्रदेश में उत्पादन नहीं होगा तो अपनी आवश्यकताओं के लिए या अन्य प्रदेशों के संसाधनों पर निर्भर होंगे और उनको ये प्राप्त कैसे करेंगे? लूटमार से। और हमने देखा था कि साहित्यिक रूप से भी जो लूटमार की घटनाएं हैं या जो लूटमार करने वाले लोग हैं उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा था, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन था लूटमार के सामान में वह भी हम देख पाते हैं। तो इनका प्रमुख देवता है, वहां मिलता है हमको कोराबाई। और जो कोराबाई नामक देवता है, यह प्रमुख देवता भले ही पाले क्षेत्र का हो, लेकिन इसकी पूजा अन्य क्षेत्रों में भी हमको मिलती है। तो आराध्य देव या अग्रणी देवता हमको मिलता है कोराबाई, लेकिन इस कोराबाई की पूजा अन्य पाले क्षेत्रों में भी मिलती है। और जो ये कोराबाई देवता है, ये दरअसल जो हिंदू धर्म में देवी दुर्गा का रूप, वही हमको मिलता है कोराबाई के रूप में। तो देवी दुर्गा की पूजा दक्षिण भारत में हो रही है कोराबाई देवता के नाम से, जो मुख्यतः हमको मिलता है उत्तर भारत में देवी दुर्गा के नाम से। फिर हम देखते हैं नेतल क्षेत्र को। यहाँ मछली पकड़ने का काम, मोती का काम और नमक बनाने का काम विस्तृत रूप से होता है, क्योंकि यह आपका है समुद्री क्षेत्र या समुद्र तटीय क्षेत्र। यहाँ पर जो वहां के संसाधन है उनके आधार पर सामाजिक व्यवस्था का विकास होगा। धीरे धीरे जो मोती की खेती है और जो व्यापार है यह विशेष रूप से शामिल हो जाएंगे, क्योंकि जो विदेशी व्यापार है वह होगा समुद्री मार्ग से। और समुद्री क्षेत्रों पर नियंत्रण किसका है? नेतल का। और उसी के कारण यह बहुत प्रभावशाली हमको दिखेंगे। जो उमानार का क्षेत्र है यह नमक बनाने में विशेषता हासिल कर लेगा और यहाँ का नमक बहुत फेमस हो जाएगा। इनके जो इलाके हैं वह हमको समुद्रों के किनारे ही नहीं बल्कि नदियां, झीलों, बांधों और मुहाने, इन सबके किनारे भी दिखते हैं। लैगून क्षेत्रों में भी हम इनका प्रभाव देख पाते हैं। जो इनकी आर्थिक गतिविधियां हैं उनमें हम देखें कि शंखों का संग्रहण करना और उनका चूड़ियों के रूप में निर्माण करना, तो धान की खेती करना है, तो मछली से तेल निकालने का काम है, वह सब कुछ यह करेंगे। इनका विशिष्ट फूल है वह मिलता है हमको लिली। तो लिली का फूल इनका विशिष्ट फूल है। और जो इनका देवता है वह मिलता है हमको वरुण। तो वरुण देवता के प्रति ये नेतल क्षेत्र समर्पित दिखता है। वरुण देवता है किसका? वर्षा का देवता। और यह नेतल क्षेत्र में उनका प्रमुख देवता हमको दिखता है। फिर आएगा आपका मारुदम। मारुदम के क्षेत्र के विषय में अगर हम देखें तो कृषि व्यवस्था यहाँ विस्तृत रूप से हमको मिलेगी। इसीलिए जो इनके जीवन का निर्वाह है वह मुख्यतः डिपेंडेंट होगा किस पे? कृषि पर। उलवर और तोलवर हल से खेती करते थे। तो उलवर हलवाए हैं वह ठोस जमीन पर खेती करने वाले लोग हैं, इन्हें कहा जाता था विनयेवलर। और जो तोलवर है वह अन्न की खेती करने वाले लोग हैं और उसके साथ गन्ने की खेती भी करते हैं। तो जो धान की खेती है और जो गन्ने की खेती है, यहाँ पर जल अधिक लगता है और नम भूमि में यह खेती होती है, उनके कृषक कहलाएंगे तोरुवर। और जो उलवर है वह करेंगे ओस भूमि में खेती। बाद में क्योंकि यह उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र होगा, कृषि व्यवस्था यहाँ विस्तृत रूप से दिखेगी हमको। अलग अलग खाद्य उत्पाद होंगे, व्यापारिक बस्तियां बसेंगी। इसी के कारण जो अन्य तीन क्षेत्र के लोग हैं वह हमको मारुदम तीन क्षेत्र में आते हुए दिखेंगे, जिसमें कारीगर, मनोरंजनकर्ता, कवि, ज्योतिषी, संगीतकार, जिनको अपने अन्य क्षेत्रों से अच्छा समर्थन नहीं मिल रहा था, वो सारे लोग चले जाएंगे कहाँ? मारुदम क्षेत्र में। और इसीलिए मारुदम क्षेत्र धीरे धीरे सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा। जो बढ़ई है इनको कहा जाता था टक्कर, जो लोहार है इनको कहा जाता था कोल्लर, और जो व्यापारी है इनको कहा जाता है वनिकर। तो ये सारे लोग इस मारुदम क्षेत्र में आ जाते हैं और यहीं पर बस जाते हैं। जो कुरुंजी और मारुदम है इनका एक नेटवर्क एस्टेब्लिश हो जाता है जो वाणिज्य और व्यापार व्यवस्था को चलाता है। इनका जो प्रमुख देवता है वहां मिलता है हमको वेंदन। और वेंदन को ही बाद में क्या माना जाएगा? राजा। मतलब राजा की तुलना कर दी जाएगी किससे? वेंदन से। जैसे आप देख रहे थे उत्तर भारत में भी यह चीज हमको दिख रही थी कि राजा को देवता मान लिया जा रहा था। पहले देवता समर्थित मानेंगे, फिर देवता तुल्य मानेंगे और बाद में देवता ही मान लेंगे। इसी तरह से जो मारुदम क्षेत्र है उसमें भी कुछ इस तरह की व्यवस्था हमको मिलेगी, क्योंकि दोनों में आप समरूपता देखिए। उपजाऊ क्षेत्र मिलेगा, समतल भूमि मिलेगी, जल स्रोत मिलेंगे। इनके कारण जो व्यवस्था बनेगी वो भी कुछ मिलती जुलती व्यवस्था बनेगी, जैसा हम उत्तर भारत में देख रहे थे। तो इसीलिए जो राजा है वह सबसे प्रमुख रूप से हमको मारुदम क्षेत्र में दिखेगा। और जो मारुदम क्षेत्र है वह धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों पर अपना कंट्रोल स्टेब्लिश कर लेगा। जो तमिलाकम के क्षेत्र हैं जिनमें हमने तीन क्षेत्रों की चर्चा बहुत विस्तृत रूप से की है और उसमें भी हमने बात की है स्पेशली
मारुदल क्षेत्र की जो सबसे प्रभावशाली रूप में हमको दिखता है और अन्य क्षेत्रों का नियंत्रण करता हमको मिलता है। तो राजाओं की उत्पत्ति इसीलिए हम देखते हैं कि मारुदल क्षेत्र में ही हमको मिलती है। जैसे जो पेरियार घाटी है वहां पर हमको चेर मिलते हैं, जो कावेरी घाटी है वहां पर हमको चोल मिलते हैं, और जो ताम्रपाणी घाटी है और जो वैगई का क्षेत्र है वहां पर मिलते हैं हमको पांड्य। तो चेर, चोल और पांड्य यह तीनों हमको मारुदम क्षेत्र से ही मिलते हैं। जो प्राचीनतम शहर है इनका उदय भी हमको मारुदम और नेतल मतलब जो समुद्र तटीय क्षेत्र है उनमें दिखता है। जो मारुदम है वह राजनीतिक और वाणिज्यिक दोनों के रूप में प्रभावशाली दिखता है। वहीं जो नियतल है वह हमको वाणिज्यिक महत्व का अधिक दिखता है, क्योंकि यहाँ से हो गए समुद्री व्यापार, तो यह हमको व्यापारिक या वाणिज्यिक बस्ती के रूप में ज्यादा फेमस दिखेगा। और जो मारुदम है उसका राजनीतिक नियंत्रण हमको दिखेगा। जो महत्वपूर्ण शहर है उनमें हम देखेंगे कि चोलों के काल में उरैयूर और कावेरी पट्टी यह फेमस होंगे। जो पांड्य है उनके अंतर्गत मदुरई और कोरकई यह फेमस दिखेगा। चेरों के काल में हमको पणजी या कुरुवर और मुसीरी यह क्षेत्र फेमस दिखेगा। समुद्र के जो तट वाले किनारे हैं वहां पर भी हम शहरी बस्तियां देखते हैं और उन सब के विषय में हम जानते हैं। तो इस तरह से महत्वपूर्ण शहरों का विकास होता है। तो तमिलकाम क्षेत्र है उनमें मारुदम क्षेत्र जो है या मारुदम तीन क्षेत्र जो है वह सामाजिक या राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करता है। जो मुल्ले क्षेत्र है, जो कुरुंजी क्षेत्र है यह हमको देखेगा आदिवासी बहुल, और जो मारुदम और नियतल क्षेत्र है यह प्रारंभिक शहरीकरण से संबंधित क्षेत्र हमको देखते हैं। क्योंकि आप देख रहे थे कि जो मारुदम क्षेत्र है यहाँ पर अन्य क्षेत्रों के लोग भी आते हैं, जो विद्वान है, ज्योतिष है, कारीगर है, वह सारे कहाँ जा रहे हैं, मारुदम क्षेत्र में। और इसीलिए जो शहरीकरण की व्यवस्था है वह यहाँ स्टेब्लिश होती हुई हमको मिलेगी। जो तमिलकाम क्षेत्र है वहां पर कृषि व्यवस्था की या कृषि प्रणाली का भी विकास हम देखते हैं। कृषि व्यवस्था में हम देखेंगे कि हल का इस्तेमाल किया जाएगा और इस हल को कहेंगे मीलिया, नंजिल, कुदाल, हसिया, खंती, इन सब का प्रयोग किया जाएगा। कृषि व्यवस्था में हल को भैंसों से बांधकर खींचा जाता था। मतलब कृषि में जो पशु इस्तेमाल हो रहा है वो बैल से ज्यादा भैंसों का इस्तेमाल हो रहा है। जो सिंचाई है उसके लिए तालाब, जल द्वार, लघु बांध इन सब का निर्माण किया जा रहा है और इस तकनीक के इस्तेमाल से कृषि व्यवस्था का विकास किया जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दक्षिण भारत में जो नदियां मिलती हैं हमको उनमें हम देख पाते हैं कि अस्थायी रूप से पानी हमको या 12 महीने पानी हमको नहीं दिखता है। इसी के लिए इनको ऐसे स्रोतों का निर्माण करना पड़ेगा जो इनको वाटर सप्लाई कर सके। तो ऐसे जलाशय हम कावेरी पट्टम के आसपास देख पाते हैं। इसीलिए शायद आप देखेंगे कि जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं उन मंदिरों में भी हमको जलाशय जरूर दिखता है, जबकि उत्तर भारत के मंदिरों में आपको जलाशय मंदिर के किनारे कंपल्सरी रूप से नहीं दिखेगा। लेकिन दक्षिण भारत के मंदिरों में यह व्यवस्था हमको दिखेगी। उत्पादन कार्य पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर करते थे और भूमि जो थी वह एक सामूहिक संपत्ति थी और सारे लोग मिलकर इस पर खेती करते थे। अब हम देख लेते हैं जो तमिलकाम क्षेत्र है वहां पर कृषि प्रणाली से संबंधित कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक शब्द मिलेगा आपका पूरी एतिरप्पाई, यह शब्द इस्तेमाल होगा ऋण के लिए और ये कहा जाता था कि इस ऋण को भविष्य में चुकाना होगा। तो कुरी एतिरप्पाई शब्द इस्तेमाल हो रहा है ऋण के लिए। वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ अपनाई जा रही है, लेकिन जो वस्तु विनिमय प्रणाली इस तमिलकाम क्षेत्र में अपनाई जाएगी इसका उद्देश्य हमको लाभ कमाना नहीं दिखेगा, बल्कि आवश्यकता की क्या है, आपूर्ति है, कि एक दूसरे की आवश्यकताओं की आपूर्ति की जा सके। इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली हमको ज्यादा प्रभावशाली दिखेगी, लेकिन उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना नहीं है। उजावर हलवाहा के रूप में तथा बेलालर जो भूपति के रूप में हमको मिलेगा। भूपति मतलब भूमि का स्वामी, लेकिन उजावर भी कृषि करेगा मुख्यतः, परंतु दूसरे के खेत पे। और वेलालर या भूपति हमको कृषि करता हुआ दिखेगा, लेकिन ज्यादा अपने खेतों पर। अतियोर शब्द मिलेगा आपको जो गुलामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो गुलाम व्यवस्था भी हम देख पाते हैं इन क्षेत्रों में। और विनय वालर शब्द इस्तेमाल किया जाएगा श्रमिक मजदूरों के लिए। तो श्रमिक मजदूर मिल रहे हैं, गुलाम मिल रहे हैं, हलवाही मिल रहे हैं, भूमि के स्वामी मिल रहे हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली अपनाई जा रही है और ऋण की व्यवस्था भी समाज में हमको मिलती है। ओवरऑल जो कृषि व्यवस्था है उसको हम समझ पा रहे हैं कि ऋण मिल सकता है, उत्पादों का वस्तु विनिमय होगा, अलग अलग डिफरेंशिएट है, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं जो कृषि में शामिल हो रही हैं, इन सबको हम समझ पा रहे हैं। अब हम देख लेते हैं जो तमिलकाम क्षेत्र है इसमें आर्थिक संगठन किस प्रकार का है। इनमें हम देखें तो ग्रामीण व्यवस्था आपको मिलती है पुर के नाम से, जहाँ पर कुड़ी नामक पारिवारिक समूह रहता है। किलार इनका प्रधान है। तो पुर का प्रधान कौन मिलेगा, किलार।
और कुल का प्रधान मिलेगा आपको कोमकन या पेरुमकन, जो मारुदम क्षेत्र है, वहां से राजाओं का उद्भव होता है। अभी हमने पीछे देखा है। तो तीने हैं, इन तीनों को आपस में मिला के क्या कहते हैं, नाडु। और नाडु के विपरीत जो वन क्षेत्र हैं उनको कहेंगे काटू। अब देखिए 5 तीने क्षेत्र हमने देखे थे, इन 5 तीने क्षेत्रों को मिलाकर जो क्षेत्र बनेगा उसे कहेंगे नाडु। और दूसरा क्षेत्र हमको मिलेगा काटू। काटू होगा कौन, वन क्षेत्र। दरअसल जो नाडु क्षेत्र है यह नियंत्रण करेगा किस पे, काटू क्षेत्र पे। तो जो राजनीतिक रूप से प्रमुख क्षेत्र होगा उसे कहेंगे नाडु, क्योंकि तीनों क्षेत्रों को ही आपस में मिलाकर बनाया जाएगा। और जो वन क्षेत्र है उनको कहेंगे काटू। अब जो ये मुखिया हैं इनको हम कह रहे हैं किलार। इनकी आय का प्रमुख साधन क्या है, भू राजस्व। 2 प्रकार के योगदानों किरई और तिरई का उल्लेख हमको मिलता है। किरई एक नियमित कर है और तिरई एक प्रकार का उपहार है। तो उपहार के रूप में भी कर मिल रहा है और नियमित कर व्यवस्था के रूप में भी कर मिल रहा है इनको स्वामियों। कृषि के साथ व्यापार भी हम विकसित हुआ देखते हैं, स्पेशली रोम के साथ व्यापार, जिससे समुद्री व्यापार में वृद्धि होती है। रोम से विस्तृत स्तर पर व्यापार होता है। तो लंबी दूरी के व्यापार है वह मुख्यतः मिलेंगे आपको विलासिता की वस्तुओं से संबंधित। मतलब जो भारत में विदेशी व्यापार होगा, उस विदेशी व्यापार में आपने देखा था कि जो आवश्यकता है भारत की वह काफी सीमित है। इसीलिए सिर्फ विलासिता की वस्तुएं भारत पे ज्यादा आएंगी, क्योंकि भारत में वो सब कुछ उत्पन्न हो रहा था जो आवश्यक था किसी समाज को अपने जीवन यापन के लिए। तो इसीलिए यह विदेशी प्रोडक्ट्स पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होंगे। विलासिता की वस्तुएं विदेशों से ज्यादा आएगी, लेकिन भारतीय प्रोडक्ट बड़े स्तर पर विदेशों में जाएंगे जो उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जरूरी है। इसीलिए भारतीय प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी। और बाद में आप देखेंगे कि इन भारतीय प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया जाएगा एक तरीके से रोमन साम्राज्य में, जिससे रोम का जो सिक्का है या रोम का जो धन है वह भारतीय साम्राज्य में आने से रोका जा सके। एक शब्द मिलेगा आपको उल्लू पोरूल। यह शब्द इस्तेमाल होगा उन वस्तुओं पर लगने वाले कर के रूप में जो बंदरगाह पर आ रही हैं। और हमने देखा था जो पुस्तक थी आपकी पेरिप्लस ऑफ द एथेंसी, उसमें अरिकामेडू का जिक्र मिलता है, जहां पर व्यापारिक बस्तियां बसाई गई थी और रोमन व्यापार के लिए यह फेमस था। इसीलिए हमको अरिकामेडू में मिलेंगे ज्यादा रोमन सिक्के, और जो तटीय शहर है वहां से मिलेंगे हमको आहत सिक्के। जो लोहे का हथियार है अब उसका व्यापक स्तर पर उपयोग हो रहा है। हमने कृषि व्यवस्था में भी देखा कि लोहे के उपयोग हमको बढ़ते हुए मिल रहे हैं। लोहे के हथियार यहाँ लगातार उपयोग में आ रहे हैं, जिससे कृषि व्यवस्था ज्यादा मजबूत हो रही है। तो लोहे के हथियार भी हमको विस्तृत स्तर पर मिलते हैं इन तमिल क्षेत्रों में। विभिन्न व्यापारी हमको दिखते हैं, जिसमें उमनन नामक एक नमक व्यापारी मिलता है, कोगला वनिकम नामक मक्का व्यापारी मिलता है, रूवे वनिकन नामक एक कपड़ा व्यापारी मिलता है, और पोन वनिकम नामक मिलता है हमको सोना व्यापारी। उमनन नमक व्यापारी, कोग मक्का व्यापारी, अरू कपड़ा व्यापारी और पोन सोने का व्यापारी हमको दिखता है। जो सामाजिक व्यवस्था है इस तमिल क्षेत्र में, तो दावत देने की एक प्रथा हमको विस्तृत रूप में मिलती है। तो दावत देने की प्रथा में एक चीज हम देखते हैं, जो योद्धा है वो जब लूट मार के लिए जाते हैं या छापे के लिए जाते हैं, उससे पहले या बाद में वो दावत देते हैं। हम देख रहे थे जो लूट मार की व्यवस्था थी वह इन तीनों प्रदेशों में काफी फेमस थी कि एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के संसाधनों को लूट लेते थे। तो इसी रूप में जो इनका मुखिया है वह उभर कर आता है। जो सबसे शक्तिशाली है वही इनका मुखिया होता था। यह मुखिया क्या करता था, जब किसी लूट मार या छापे पर जाता था तो उससे पहले या वापस आने के बाद जो लूटमार किया है उसके संसाधनों से यह दावत देता था। यह एक संपत्ति का पुनर्वितरण करने का तरीका हमको दिखता है, क्योंकि लूटमार की जो संपत्ति थी उसका वितरण कर दिया जाता था या उसको बांट दिया जाता था अपने गोत्र के लोगों में, ब्राह्मणों में। वो सब हम देख रहे थे। तो दावत देने की प्रथा यहाँ दिखती है हमको। जो ब्राह्मण है और जो योद्धा है इनको भूदान और गोदान दिए जाते थे। शक्ति के बल पर उपहार लेने की पुनर्वितरण प्रक्रिया का यहाँ आरंभ हमको दिखता है। हम ये देख पाते हैं कि जो ज्यादा शक्तिशाली है वह ज्यादा अधिकार लेगा पुनर्वितरण में, और जो कम शक्तिशाली है उसको थोड़ा कम अधिकार मिलेगा। इसी में हम देखते हैं वेदांत के राजा, छोटे प्रधान जिनको वेदीर कहा जाता है, समृद्ध कृषक या गृहस्वामी जिनको पेलालार कहा जाता है, इन सब को उनके शक्ति के अनुसार संपत्ति में पुनर्वितरण मिलता था। जैसे जो आपका अभिषिक्त राजा है जिसको वेदार कहेंगे सबसे शक्तिशाली राजा, जिसको सबसे ज्यादा परसेंटेज मिलेगा, छोटे प्रधान को उससे कम, और जो समृद्ध कृषक है उसको उससे कम। आदिवासी बहुल हमको यह समाज दिखता है। और जो रक्त संबंध है, तो कुल देवता है, उनकी बहुत मान्यता है, अर्थात रक्त संबंधों पर स्थापित समाज और एक ही कुल देवता को पूजने वाले लोग यह आपस में साथ रहते थे, अपना मुखिया चुनते थे और जनजातीय प्रथा को
अपनाते थे। लाला नामक भूस्वामी हमको मिलता है जो 7वीं सदी में उभर कर आता है। निम्न स्तर पर अगर हम देखें तो कुयमन या कुम्हार, कोल्लन या लोहार और बन्नन या धोबी जाति हमको दिखती है। तो एक सामाजिक विभेदीकरण भी हमको दिखता है या सामाजिक श्रेणीकरण भी हमको दिखता है। उसके अलावा एक पुस्तक मिलती है आपको तोल्कापियम। यह जो तोल्कापियम पुस्तक है यह बताती है कि तमिल समाज 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला वर्णन वर्ण व्यवस्था का दक्षिण भारत में जो पुस्तक देती है उसका नाम है क्या? तोल्कापियम। और इससे जो व्यापारी है वह वैश्य समूह से है, ऐसी जानकारी हमको मिलती है। जो मारुदम है कृषि क्षेत्र के प्रधान खुद को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताते हैं या सूर्यवंश और चंद्रवंश के वंशज होने का दावा करते हैं। तो हमको एक सामाजिक विभेदीकरण भी दिख रहा है। तो तीनों व्यवस्था है, इसका पतन किस प्रकार से हो जाता है? एक बड़े स्तर पर यह व्यवस्था स्टेब्लिश थी, लेकिन धीरे धीरे यह व्यवस्था पतन की ओर अग्रसित हो जाती है। उसके कारण क्या है? तो अगर हम देखें तो कृषि व्यवस्था में हमको बहुत बड़े परिवर्तन मिलते हैं। ऐसे परिवर्तन, अब जो कृषि समाज है वह जाति व्यवस्था, पितृसत्तात्मक ढांचे, इन सब को अपना लेता है और इन्हीं के भीतर रहने की कोशिश करता है। जो पवित्रता है, जो प्रदूषण है, इन जैसी अवधारणाओं का इस्तेमाल किया जाता है स्पेशली औरतों के लिए कि अपने ही कुल के वंशज इनके द्वारा उत्पन्न हो, उन सब पे बड़ा कंट्रोल किया जाता है। तो पवित्रता स्त्री की जो है और जो प्रदूषण है, प्रदूषण मतलब जो अछूत जैसी व्यवस्था होगी, उन सब का बहुत स्ट्रांगली पालन किया जाएगा। इससे समाज का एक बड़ा तबका बाहर हो जाएगा कृषि व्यवस्था से। और जो कृषि व्यवस्था है वह जाति व्यवस्था और पितृसत्तात्मक सत्ता पर डिपेंडेंट हो जाएगी। मतलब पिता ही खेती का नियंत्रण करेगा परिवार में और पूरी व्यवस्था में कोई एक जाति का व्यक्ति वह नियंत्रण करेगा पूरे समाज की खेती का। तो इस तरह से नियंत्रण हमको केंद्रीकृत होता हुआ दिखता है। इसमें क्या है कि जो अछूत है इनका निर्धारण कर दिया जाएगा। जो महिलाएं हैं उनके विषय में भी नियम कानून बहुत तय कर दिए जाएंगे। इससे जो महिलाओं की स्थिति है वह काफी गिर जाएगी। जो विदेशी व्यापार था उसका पतन हो गया, जिसके कारण शहरी विकास का पतन हो गया। हमने देखा था रोम के व्यापार से जो रोम के लोग हैं या जो शासन के नियंत्रण करता है रोम में वह चिंतित दिखते हैं, क्योंकि रोम का धन भारत आ रहा था। इसलिए रोम के व्यापार पर नियंत्रण लगाया जाएगा, जिससे विदेशी व्यापार ओवरऑल कम हो जाएगा और इससे शहरी विकास का पतन होगा। उसके साथ साथ सामंतवाद का उदय हो जाएगा। हम देख रहे थे सातवाहन साम्राज्य, जो सातवाहन साम्राज्य भू अनुदान की व्यवस्थाएं अपना रहा था। इसी तरह की व्यवस्था हमको दक्षिण भारत में मिलेगी कि किसी एक विशेष व्यक्ति को बहुत सारी जमीन दे दी जाएगी और उसका नियंत्रण स्टैब्लिश कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा? जो छोटे चरवाहे हैं, जो छोटे किसान हैं, अब इनका महत्व लगभग समाप्त हो जाएगा। जो पहले के तीन क्षेत्र है वह सहजीवी विनिमय संबंधों पर आधारित है। हमने देखा था कि वस्तु विनिमय प्रणाली इनके यहाँ भले ही अपनाई जा रही है पर वह लाभ पर आधारित नहीं। लेकिन जब उदय हो जाएगा सामंतवाद का तो यह अब लाभ पर आधारित प्रणाली बन जाएगी। इससे जो समाज का कमजोर वर्ग है वह समाज से लगभग बाहर हो जाएगा। तो सातवाहनों के समय से प्रारंभ हुई सामंतवाद व्यवस्था एक जटिल रूप ले लेती है और वह इन्हें व्यवस्था का पतन करते हुए हमको दिखती है। आप ये मत समझिए कि सातवाहन साम्राज्य का क्षेत्र यह था, बल्कि जो व्यवस्था थी सातवाहन साम्राज्य की सामंतवाद, ऐसी ही व्यवस्था हमको दक्षिण भारत में भी मिलती है। क्योंकि कृषि उत्पादन बढ़ता जाएगा, जनसंख्या बढ़ती जाएगी, इसलिए उस पर नियंत्रण का प्रयास भी बढ़ता हुआ हमको मिलेगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि जो तीन प्रदेश है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, उसका महत्व किस प्रकार से है और जो इस साल की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था थी वह किस प्रकार थी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे आपको लगातार यह वीडियोस मिलते रहे। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।